स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर का आगाज़ मैं कुरान पाक की आयत से करूँगा जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपसे लॉ गैट का पास्ट पेपर जो 20 फरवरी 2022 को हेल्ड हुआ था उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के पास पेपर तो मैंने फेसबुक के पेज पे अपलोड किया, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की मुझे मैसेजेस भी आए और कॉल भी आए कि उसका सोल्यूशन भी दें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर डैश, तो इसका जो रेलिवेंट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, कैन नॉट बी प्रूव अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड बी टू बिलीव दैट द सर्टन लैंड बिलोंग टू ए एंड देयर बाय इंड्यूस्ड बी टू बाय एंड पे फॉर इट। The land afterward became the property of A, and A seek to set aside the sale on the ground that at the time of sale he had no title. He dash allowed to prove his want of title. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल। ना क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डैश इज द एक्सेप्शन ऑफ अ जनरल रूल दैट द ओरल एविडेंस शैल बी डायरेक्ट। तो डाइंग डिक्लेरेशन इज द एक्सेप्शन टू जनरल रूल दैट द ओरल एविडेंस शैल बी डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ डाइंग डिक्लेरेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन रिलेट टू कॉज ऑफ हिज डेथ डैश द पर्सन हु हैज मेड द स्टेटमेंट वाज अंडर एक्सेप्शन ऑफ डेथ। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है, वेदर और नॉट द पर्सन हु हैज मेड द स्टेटमेंट वाज अंडर एक्सेप्शन ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो एज पर आर्टिकल 68 ऑफ कानून शहादत इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द अक्यूज पर्सन हैज अ बैड करैक्टर इज। तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इररेलेवेंट। तो बैड करेक्टर जो है वो इररेलेवेंट होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। एज पर आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर perjury और गिविंग फॉल्स एविडेंस इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ही डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, हैज रिपेंडेड एंड हैज मेंडेड हिज वे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मिस्टर दाऊद से टू हिज अटॉर्नी मिस्टर बहराम दैट आई विश टू obtain possession of a property by use of forged documents on which I request you to sue the other party in the court by applying the rule envisaged article 09 of the कानून शहादत order 1984. This communication is not privileged communication. इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो इसका रेलेवेंट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, अनरजिस्टर्ड एमओयू बिटवीन फैसल स्टील प्राइवेट लिमिटेड एंड अली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन 9 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन सी जो है वो ट्रू ऑप्शन नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। ऑल कन्फेशन मेड अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। द कोर्ट इन पाकिस्तान शैल नॉट टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ। तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उस पर कोर्ट जो है वो जुडिशियल नोटिस नहीं ले सकती। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। एज पर आर्टिकल 177 ऑफ कानून शहादत 1984, इफ ए डिजायर अ कोर्ट टू गिव जजमेंट द बी शैल बी punished for a crime which A say B has committed, A dash that the B has committed crime. A must prove कि A को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि B ने वो क्राइम किया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एज पर आर्टिकल 45 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 एडमिशन आर। तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अ मैटर एडमिटेड बट मे ऑपरेट एज स्टोपल। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तायर एंड हारिस आर jointly try to murder Howard. It is proved before the court that the Haris said that I and Tahir murdered Howard for money. Then the court may consider the confession as proof against Dash, and court may take into consideration such confession as a circumstantial evidence against Dash. तो इसमें जो फर्स्ट जो ए ऑप्शन है हारिस एंड ताहिर, ये वाला इसका रेलिवेंट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एम सू सायरा फॉर रिकवरी ऑफ डेट ऑफ ₹1000 एंड शो एंट्री इन हिज बुक ऑफ अकाउंट बीइंग मैनेज रेगुलरली शोइंग दैट द सायरा हैज borrowed ₹1000 from Ahmed. Then the entries in the book of account Ahmed are dash. तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेलिवेंट बट नॉट सफिशिएंट टू प्रूव द फैक्ट कि वो जो थी
बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो रेलिवेंट है, लेकिन वो सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, उसके साथ उसको मजीद भी कोर्ट को एविडेंस देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द कंप्लायंस इन वर्दी ऑफ क्रेडिट दस डैश, तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन है ए, हिज स्टेटमेंट नीड कोरोबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम आफ्टर ही हैज बीन क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द एडवर्स पार्टी इज, तो ये री एग्जामिनेशन कहलाता है, इसका रेलिवेंट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, अंडर आर्टिकल 164 ऑफ क्यूएसओ 1984 अ सीसीटीवी फुटेज ऑफ एन इंसिडेंट विच इज अ फैक्ट इन इशू इन अ केस इज डैश इन एविडेंस बिफोर कोर्ट, तो इसमें एडमिशन जो है सी ऑप्शन इसका रेलिवेंट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, अंडर आर्टिकल 42 ऑफ क्यूएसओ 1984 अ कन्फेशन डज नॉट बिकम इररेलेवेंट ओनली बिकॉज, तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन है डी, इट इज मेड व्हेन द कन्फेसर वाज ड्रंक। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, अंडर आर्टिकल 72 ऑफ क्यूएसओ 1984 प्राइमरी एविडेंस मीन द डैश प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, तो डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ जो जिसको हम कहते हैं जेन्युइन डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो प्राइमरी एविडेंस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस में बी इम्पीच बाय द, तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन है डी, एडवर्स पार्टी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट पार्टी हु कॉल हिम। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो अंडर रूल 134 ऑफ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल 1976 द एडवोकेट इज ड्यूटी बाउंड टू, तो इसमें ऑप्शन ए है अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि आपको ये दो तरीके से भी पूछ सकता है। अब आपको अगर याद होगा कि रूल 134 जो था लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल का, तो वो अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन के हवाले से था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, अंडर रूल 174 ए ऑफ द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल 1976 एन एडवोकेट कैन नॉट यूज द वर्ड डैश इन हिज विजिटिंग कार्ड, तो एडवोकेट जो है एक्स जज का वर्ड जो है वो अपने विजिटिंग कार्ड पे यूज नहीं कर सकता अंडर रूल 174 ए और पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल 1976। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, एज एवेंसेज इन रूल 156 ऑफ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल 1976 इट इज डैश फॉर एन एडवोकेट टू assert his personal belief as an argument, तो it is improper for an advocate to assert his personal belief as an argument। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, अंडर रूल 168 ऑफ द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल 1976 एन एडवोकेट डैश एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट to prosecute or defend a case out of spite or for the purpose of harassing anyone or delaying matter, nor shall be taken or prosecute as appeal willfully motivated to harass anyone or delay any matter, तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शैल नॉट एक्सेप्ट। तो किसी की भी ऐसी जो भी लॉयर है वो कोई भी ऐसी नई एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जिसमें केस जो जो किया जा रहा है, वो जो सूट फाइल किया जा रहा है, वो दूसरी पार्टी को जस्ट हैरेस करने के लिए या डिलेइंग टेक्टिक लगाने के लिए किया जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एज पर रूल 170 ऑफ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल 1976 एडवोकेट हैज राइट टू डिक्लाइन प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, तो ये इसका रेलिवेंट ऑप्शन है कि ये एडवोकेट का ये राइट है कि वो किसी को अपनी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट है, वो किसी को दे या किसी को रिफ्यूज कर दे अपने प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट देने से। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल 174-P ऑफ द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल 1976 एन एडवोकेट कैन डिस्प्ले अ बोर्ड ऑफ हिज नेम अप टू मैक्सिमम साइज ऑफ, तो इसका जो मैक्सिमम साइज जो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है वो ऑप्शन डी है, 1/2 से ज़्यादा का बड़ा जो बोर्ड है वो नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, अकॉर्डिंग रूल 169 ऑफ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल 1976 एन एडवोकेट शैल ट्रीट द विटनेस ऑफ एडवर्स पार्टी विद, तो ऑप्शन बी है फेयरनेस, उसको फेयरली उसको एडवर्स पार्टी का जो विटनेस है उसको बड़ा फेयरली डील करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल 175 ए ऑफ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल 1976 नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट बाय एडवोकेट अमाउंट ऑफ, तो ये मिसकंडक्ट में फॉलो करता है, इसका रेलिवेंट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है।
According to Rule 175B of the Pakistan Legal Practitioner Bar Council Rule 1976, non-observance of or defiance of decision instruction of the Pakistan Bar Council by any bar council or bar association or any member of the bar advocate shall deem to be a, तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन ऑप्शन सी है, ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, एन इन्वेस्ट इन रूल 156 ऑफ प्रोफेशनल लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल 1976, इट इज improper for an advocate to assert his personal belief as an argument। तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, improper। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गिवन इन द स्टेट वर्सेस डोसो एंड अदर yearly 1985 SC 533 was overruled in, तो ये इसका रेलिवेंट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मिस आसमान जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वर्सेस डोसो के अंदर जो रूलिंग थी उसको ओवर रूल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, इन मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान द पिटिशनर चैलेंज द ऑर्डर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली पास्ड अंडर आर्टिकल 58 2B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बाय द, तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन है स्टूडेंट सी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व की थी उस ऑर्डर को चैलेंज किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जफर अली शाह केस द अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन इज, तो करप्शन में फॉल करता है अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अपनी पावर को मिस यूज करता है तो करप्शन में फॉल करेगा। इसका रेलेवेंट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, द विड्थ ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 व्हाट चैलेंज इन, तो ये इसका रेलिवेंट ऑप्शन है ऑप्शन डी, असफन यार वली एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो असफन यार वली का जो केस है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का, उसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो था उसको चैलेंज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, द स्टेट वर्सेस डोसो एंड अदर लीगलाइज, तो इसमें इसका रेलिवेंट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मार्शल लॉ। जो स्टेट वर्सेस डोसो का जो केस है उसमें मार्शल लॉ को लीगलाइज जो है उसको एक पोजीशन दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 when said that to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the dash right of every citizen of Pakistan। तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ही है, इन इनलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन 37, क्वेश्चन 37 की बात करें तो एज पर आर्टिकल 10(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट इन 24 आवर ऑफ सच अरेस्ट। इसका रेलेवेंट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। 24 आवर के अंदर अंदर जो भी अरेस्ट करती है पुलिस किसी को भी तो उसको मजिस्ट्रेट के बिफोर उसने उसको प्रेजेंट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ, तो इसका रेलेवेंट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज। जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट पे और बोथ जो दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट और सेनेट उस पे बेस कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो आर्टिकल 58(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ ऑन एडवाइस बाय द डैश ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो इसका रेलेवेंट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 40 पे आते हैं, एज पर आर्टिकल 73(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 मनी बिल शैल बी ओरिजिनेटेड इन नेशनल असेंबली। तो ये बड़ा क्लियरली मेंशन है कि जो मनी बिल जितने भी हैं वो नेशनल असेंबली में पेश होते हैं, जैसे बजट जब भी प्रेजेंट किए जाते हैं वो हमेशा नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किए जाते हैं। क्वेश्चन 41 पे, एज पर आर्टिकल 62 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 द टर्म चेयरमैन सेनेट शैल बी 3 years फॉर द डे ऑन विच एंटर अपॉन हिज ऑफिस। तो जो चेयरमैन सेनेट है उसकी जो सीट है वो उसका टेनर 3 year होता है।
अंडर आर्टिकल 62 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन 42 की बात करें तो एज पर आर्टिकल 55(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 द मिनिमम quorum ऑफ सेशन ऑफ नेशनल असेंबली इज 1/4 ऑफ द मेंबर के। जब भी नेशनल असेंबली का कोई अगर इजलास तलब किया जाए तो कोरम जो है 1/4 एटलीस्ट टोटल मेंबर का 1/4 होना जरूरी है। क्वेश्चन 43 की बात करें एज पर आर्टिकल 178 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1970 द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल मेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट इन द फॉर्म सेट आउट इन द डैश स्केड्यूल। तो ये थर्ड स्केड्यूल में ये चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन की गई है कि चीफ जस्टिस है वो ओथ लेगा बिफोर द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 44 की बात करें तो एज पर आर्टिकल 186 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, the President can seek the advice of Supreme Court on any question of law with the consider of public importance। कोई भी ऐसा इशू जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो लॉ क्लियर नहीं है, उसमें किसी किस्म एम्बिग्युइटी है या क्लैरिफिकेशन लेनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट से उस पर एडवाइस कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज द पावर टू मेक एन ऑर्डर ऑफ नेचर मेंशन इन आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 if it considers that there is a question of public importance with reference to enforcement of। बस आंसर इसका रेलिवेंट जो आंसर है आंसर भी है एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन 46 की बात करें एज पर आर्टिकल 93 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर हु इज पार्टी ऑफ द स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के वो सारे पार्टी ऑफ स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 47 की बात करें तो आर्टिकल 96 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रोवाइड दैट द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैन आस्क द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर एडवाइजरी ओपिनियन ऑन सम लीगल इशू। जो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली जो है वो आईसीजे जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं उनसे एडवाइजरी ओपिनियन ले सकती है किसी भी लीगल इशू पे। क्वेश्चन 48 पे आते हैं एज पर आर्टिकल 8 ऑफ द स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल shall proceed independently of one another to elect the member of court। जिसका रेलिवेंट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 49 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो इसका जो ऑप्शन ए है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन का। क्वेश्चन 50 की बात करें तो आर्टिकल 99 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर द सेक्रेटरी जनरल में ब्रिंग to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international। तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन है पीस एंड सिक्योरिटी। जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसकी जो प्राइमरी यूनाइटेड नेशन की जो ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं वो पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना है पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन 51 की बात करें फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ बाय द कॉम्पिटेंट फोरम इन इस टर्म एज लेजिस्लेशन। तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 52 पे आते हैं एग्जांपल ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान इज। तो इसमें जो रेलिवेंट ऑप्शन है ऑप्शन ए बाय लॉज मेड बाय द सीडीए जिसको कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अपने बाय लॉज बनाती है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की एक काइंड है एग्जांपल है पाकिस्तान में। अब क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एयरिंग पोजेशन इज द डैश रियलाइजेशन ऑफ ऑनरशिप। तो ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ऑनरशिप है इसका रेलिवेंट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 50 और 54 पे आते हैं जजमेंट इन राइम इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 55 है प्रिंसिपल इज लायबल फॉर एक्ट डन बाय हिज एजेंट ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है कि इसके मुताबिक जो एजेंट जो होता है किसी भी कंपनी का वो उसके एक्ट का जो है जिम्मेदार वो कंपनी उसके अपने एजेंट के एक्ट का रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन 56 की बात करें द लिटरल मीनिंग टर्म फिका इज। तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेट। तो फिका का जो लिटरल मीनिंग है वो अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना और उसको डिस्क्रिमिनेट करना जो है वो फिका कहलाता है। तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 57 पे आते हैं इन द होली
Quran only Humor is prohibited, but all the intoxication material have been prohibited on the application of principle of chaos. तो इसका रेलेवेंट क्वेश्चन 57 का रेलेवेंट ऑप्शन ऑप्शन सी है chaos. क्वेश्चन 58 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अल सरक्शी टू एस्टेब्लिश न्यू रूल while using इस्तेसाब अ ग्रेव मिस्टेक. तो इसका रेलेवेंट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है. क्वेश्चन 59 पे आता है compilation of Holy Quran after the death of Prophet Muhammad peace be upon him is an example of. तो ये इसमें ऑप्शन इसका रेलेवेंट ऑप्शन ऑप्शन ए है मतलब मुरसल. क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें अली एंड बिलाल एग्री टू मर्डर जियाब बाय severally and at different time, giving him small dose of poison. Bilal administered the poison according to the agreement with intent to murder Zia. Zia dies from the effect of several doses of poison so administered to him, which is liable for the death of Zia. तो इस केस में जो रेलिवेंट ऑप्शन ऑप्शन डी इसका बोस अली और बिलाल वो दोनों ही और जिया के डेथ का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उन दोनों ने मिलकर उसको प्लान किया और उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया. तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन ऑप्शन डी है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन 61 पे आते हैं. बिलावल सेट फायर बाय नाइट at an inhabited house in a large town for the purpose of facilitating robbery and thus causes the death of person Nazir. Bilal have never intended to cause death of Nazir, yet it was known to Bilawal that this act of setting fire may cause death. He is said to cause death of Nazir. तो इसमें रेलिवेंट ऑप्शन जो है इनवॉलंटरली वो नियतन उसने उसका कत्ल नहीं किया, वो जिसे आप कहते हैं हादसाती तौर पर उसकी मौत वाक़ होगी. तो रेलिवेंट ऑप्शन ऑप्शन डी है. क्वेश्चन 62 की बात करें ए इन अ ग्रेट फायर पुल डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फिग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग. ही डज दिस विद द इंटेंशन इन अ गुड फेथ टू सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी. Here, if it is found that the harm to be prevented was of such dash as to excuse A act, A is not guilty of the offence. तो इसका relevant ऑप्शन ऑप्शन ए are nature and some eminent. क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ताजीर. तो इसमें जो रेलिवेंट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से इम्प्रिजनमेंट वो लाइफ जो है ये एग्जांपल है ताजीर की. क्वेश्चन 64 पे आते हैं. अजमल एम एट डियर बट मिसेज द टारगेट एंड किल जहीर हु इज स्टैंडिंग बाय. अजमल वाज कमिटेड. तो अजमल ने कत्ले खता जो है वो कमिट किया. क्वेश्चन नंबर 65 पे द पनिशमेंट ऑफ कत्ले खता. तो इसकी पनिशमेंट जो है वो पेमेंट ऑफ हाफ दियत होती है कत्ले खता की सूरत में. क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं. whoever shall have been habitually associated with any other or other for the purpose of committing robbery or child stealing by means of or accompanied with qatl is termed as dash. तो जो इसमें रेलिवेंट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है ठग की जो है वो इसमें रेलिवेंट इसका ऑप्शन है. ऑप्शन क्वेश्चन 67 पे आते हैं. द अमाउंट ऑफ अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ फिंगर ऑफ अ हैंड और फुट शैल बी. तो दैट शुड बी 1/10 ऑफ दियत जो है वो दी जाएगी अगर किसी को किसी फिंगर के किसी की फिंगर जो है हैंड की या जो फुट की है उस पर हर्ट अगर कॉज किया जाता है. क्वेश्चन 68 की बात करें तो पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट इन dwelling हाउस इज इम्प्लीमेंट फॉर आइदर डिस्क्राइब फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 7 ईयर तक जो है वो पनिशमेंट दी जा सकती है. तो इसका रेलिवेंट ऑप्शन ऑप्शन बी है. क्वेश्चन 69 पे आता है. ए होल्ड जी डाउन एंड fraudulently take the money and jewels from the cloth without the consent. Here A committed theft and in order to committing of the theft and in order to committing of theft has voluntarily caused wrongfully restraint to the Z. A has therefore committed. तो A ने रॉबरी कमिट की है. ये इसका रेलिवेंट ऑप्शन ऑप्शन सी है. द बेल इज क्लेम्ड एज द मैटर ऑफ राइट इन बेलेबल. जो जो भी कोई प्रिजनर है उसका जो बेल जो है उसका मैटर ऑफ राइट है वो तो क्लेम करेगा एज मैटर ऑफ राइट. इसका रेलिवेंट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन ए है. क्वेश्चन 71 की बात करें. इफ अ प्राइवेट पर्सन अरेस्ट अ पर्सन हैविंग रीजन और बिलीव दैट द पर्सन अरेस्टेड
is the proclaimed offender, then the private person shall without any unnecessary delay shall make or arrest person to। तो इसका रेलेवेंट ऑप्शन जो है, इसका आंसर जो है आंसर बी है। पुलिस ऑफिसर कोई भी ना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको प्राइवेट पर्सन अगर अरेस्ट करता है तो उसमें उसको पुलिस ऑफिसर के हैंड ओवर करना होता है। क्वेश्चन 72 पे आते हैं। डैश रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 64 ऑफ द CRPC merely produced document or other thing shall be deemed to have complied with the required if the cause such document or thing be produced instead of attending personally to produce the same। तो इसका रेलेवेंट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, एनी पर्सन। क्वेश्चन 73 की बात करें, व्हेन एनी मजिस्ट्रेट नॉट empowered to proceed under section 1071 of the CRPC had reason to believe that any person is likely to commit a breach of the peace which cannot be prevented otherwise than by detaining such person in custody, such magistrate may dash for his arrest। तो इसका रेलेवेंट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज रीजन इशू। तो जब भी मजिस्ट्रेट अगर किसी का इशू वारंट इशू करेगा किसी का, तो उसका रीजन भी साथ रिकॉर्ड करेगा। क्वेश्चन 74 की बात करें, द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल बी फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट थ्रू। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू जो उसकी रिपोर्ट है वो अपनी सबमिट करवाएगा मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर। तो इसका रेलेवेंट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 75 पे आते हैं, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय एन assistant session judge or a district magistrate and sentenced less than 4 years or not convicted under section 124A of the PPC may appeal before। तो उस सूरत में वो कोर्ट ऑफ सेशन में अपनी अपील जो है फाइल करेगा। तो इसमें रेलिवेंट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। स्टूडेंट, ये आज के पेपर में मैंने जितने भी पास पेपर जो था उसके आपसे आंसर शेयर कर लिए हैं। होपफुली आपको काफ़ी हेल्प होगी इससे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।